तो वो साड़ी उतार के एक जगह पे रख देती है और हाथों के बल वो खड़े हो जाती है, पैर ऊपर हाथ नीचे। तन्मय भाई ने यहाँ पे लिख के भेजा है, मैं कोरापुट डिस्ट्रिक्ट का भैरवपुर विलेज से हूँ। जब मैं 12 साल का था ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। वो यहाँ पे मेंशन करते हैं वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। परिवार में उनका पापा मम्मी और साथ में एक 8 साल की बहन है, दादाजी दादी जी और उनके साथ चाचा चाची भी रहते हैं और चाची जी का एक बेटा है जिसका उम्र 4 साल है। साथ ही उनके साथ उनके ताऊ रहते हैं। जो ताऊ है उनको जॉब लगाने में काफी टाइम लग गया, इसीलिए अभी तक वो अनमैरिड है। इसीलिए ये लोग लड़की के तलाश में हमेशा जाया करते थे। जॉब लगाते लगाते काफी लेट हो गया था। ताऊ जी का जो उम्र है लगभग 40 साल के आसपास हो गया था, तो ऐसे में कोई लड़की मिलना भी काफी ज्यादा मुश्किल था। बहुत मुश्किल के बाद ताऊ जी को कोई लड़की पसंद भी आती है। देखते ही देखते ये रिश्ता भी पक्का हो गया और ये जो लड़की है, ये लड़की उनके घर की बड़ी बहू होने वाली थी। इतने दिनों बाद ताऊ जी के लिए लड़की पसंद हुआ है तो घर पे धूमधाम वाला माहौल था। सब मिलके एंजॉय कर रहे थे और प्रिपेयर कर रहे थे शादी का। यहाँ पे तन्मय का होने वाले ताई जी का नाम था रचना जी, और जो रचना जी है उनका उम्र लगभग 36 साल के आसपास होगा। इनका पहले भी एक शादी हो चुका है और उनका 6-7 महीने के अंदर अंदर उनके पति को कैंसर हो जाता है और डेथ हो जाता है। ताऊ जी वाज ऑल्सो 40, ही हैड नो चॉइस। ताई जी भी काफी यंग एज में विडो हो गई थी, तो उनके परिवार के लिए एक परफेक्ट जोड़ी था और देखते ही देखते उनका शादी हो जाता है। और जो तन्मय है रचना जी को ताई जी बोल के बुलाता था। फिलहाल थोड़ा सा लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो भैरवपुर विलेज है पहले से ही काफी हंटेड माना जाता है। वहाँ के लोगों का कहना है वहाँ पे कोई पीपल का पेड़ भी है, उसको भी श्रापित माना जाता है। तन्मय यहाँ पे बताता है वो जो जगह पे काफी ज्यादा विच क्राफ्ट, ब्लैक मैजिक वगैरह होता रहता है। यहाँ तक कि वो लिख के बताता है वो जगह इतना ज्यादा हॉन्टेड है, वहां पे अभी भी बलि प्रथा चलता है। मतलब समझ सकते हो किस लेवल का वहां पे तंत्र मंत्र का चलता है। फिलहाल बढ़ता है स्टोरी की तरफ। यहाँ जो रचना ताई थी ना, देखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। इतना ज्यादा सुंदर कि दुल्हन जब आई ना गांव पे, पूरे गांव में प्रचार हो जाता है कि भाई रचना जो आई है ना काफी ज्यादा सुंदर है। तुम्हें भी पता होगा कि तुम्हारे घर पे कोई सुंदर बहू तुम लेके आ रहे हो तो अड़ोस पड़ोस में तो बात होता ही है कि इनके घर में एक सुंदर लड़की को शादी करके लाया गया। वो लिख के बताते हैं वो टाइम पे उनके घर पे वॉशरूम भी नहीं हुआ करता था। हल्का होने के लिए वो खेतों में जाया करते थे सुबह के 4 बजे। तुम समझ सकते हो यहाँ पे ये स्टोरी काफी ज्यादा पुराना है। हाँ, तो रचना जी इतना ज्यादा सुंदर थी, मान लो कि सोने पे कोई लाइट तुम डाल दिए और जितना ज्यादा चमकता है ना उतना ही ज्यादा रचना जी हमेशा चमकती रहती थी। बोलने का मतलब ये है कि वो इतना ज्यादा गोरी थी, देखने में भी काफी ज्यादा सुंदर थी। तो मतलब लगभग पूरे गाँव में, छोटा सा गाँव है तो सबको पता चल गया था कि इनके घर में एक बहू आया है जो देखने में काफी ज्यादा सुंदर। घर वालों के मर्जी से ये शादी हुआ था। रचना जी और ताऊ जी एक साथ रहने लग जाते और उसके बाद जो कहानी में ट्विस्ट आता है ये पढ़ के मेरा सही में घुसपमसार। उनके घर पे एक रिचुअल फॉलो किया जाता है। वो रिचुअल कुछ ऐसा होता है, शादी के 6 दिन बाद घर पे एक हवन वगैरह होता है और वो हवन कंप्लीट करने के बाद जो घर पे बहू आई है वो अपने मायके जाएंगे। तन्मय यहाँ पे बताता है रचना ताई उस टाइम पे उनके घर पे नए नवेली थी तो उनको घर के तौर तरीके के बारे में ज्यादा कुछ उनको पता नहीं था। इसलिए उनके मम्मी और चाची हमेशा उनको साथ देती थी सारे कामों में, लाइक उनके वॉशरूम जाना या फिर नहाना, जो भी करते हैं वो सारा चीज में उनके मम्मी और चाची मिल के करते थे। जब तक ये रिचुअल वगैरह फॉलो होता 7 दिन हो गया था, रचना चाची को ऑलमोस्ट सब कुछ तौर तरीकों के बारे में पता भी चल गया था। 8वें दिन वो निकलते हैं अपने मायके के लिए। उनका कहना ये भी है आसपास एक जंगल है जहाँ पे एक अलग किस्म का क्रिएचर रहता है। अभी सबसे जरूरी बात, ये क्रिएचर के बारे में थोड़ा सा जान लो। अभी शुरू होता है सबसे हॉरर और क्रीपी चीजों के बारे में। मुझे नहीं पता है कि ये क्रिएचर के बारे में आपको पता है या फिर नहीं। ऐसे टाइप के क्रिएचर के बारे में मैं बचपन से ही सुनते हुए आया हूँ। ये काफी ज्यादा क्रीपी और हॉरर फील करता है। ये जो क्रिएचर है उड़ीसा में इसको लोकल लैंग्वेज में टोने ही बोलते हैं, या फिर तुम इसको एक टाइप का डायन भी बोल सकते हो। ये लोग जो बनते हैं ना एक खास तरीके का रिचुअल फॉलो करके बनते हैं। ऐसे नॉर्मली तुम देखा जाए तो आप और मेरे जैसे नॉर्मल इंसान ही है, पर ये दिमागी तौर पे शैतान होते हैं। ये लोग शैतान को पूजा वगैरह करते हैं। इनका जो इंटेंशन होता है ना वो बदला लेने वाला एटीट्यूड होता है। ये लोगों को किसी से बदला वगैरह लेना रहता है, तो दैट्स व्हाई ये रिचुअल को फॉलो करके वो अपने आप को ऐसे बनाते हैं। ये स्पेशली ब्लड सीक करते हैं। ये ड्रैकुला के जैसे नहीं होते हैं कि वो आके दांत गड़ा के तुम्हारा ब्लड पी रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ये लोग कुछ स्पेशल टाइप का मंत्र चैंट करते हैं जिससे कि सामने वाले का खून सोख कर लेते हैं। ये जो टर्ने होते हैं ना काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। काफी लोगों का कहना ये भी रहता है कि ये जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं ना काफी तेजी से करते हैं। लाइक मान लो एक जगह से दूसरे जगह टेलीपोर्ट होते हुए जाते हैं। इसी बीच रचना ताई अपने घर से आ जाते हैं
और यहाँ पे काफी ज्यादा मिल घुल जाते हैं, धीरे धीरे करके सबके साथ मिल रहे हैं, हंस खुश के बढ़िया से रहना शुरू कर देते हैं। पर किस्मत को तो यहाँ पे और ही कुछ मंजूर था, कुछ ऐसा जो कभी होना ही नहीं चाहिए। उस दिन रचना ताई खेतों में फ्रेश होने के लिए सुबह सुबह निकल जाते हैं। 4 बजा था, काफी ज्यादा अंधेरा था। और लड़की लोगों को क्या होता है, वो गांव में सब आदमी लोग उठने से पहले ही औरत लोग हल्का वगैरह होने के लिए निकल जाते हैं। इनफैक्ट उस दिन मम्मी और उनके जो चाची हैं थोड़ा सा लेट उठी थी, तो इसीलिए रचना ताई पहले ही निकल जाते हैं। इतना ज्यादा वहां पे सन्नाटा था कि एक सूखी पट्टी अगर 10 कदम दूर भी पड़े ना, तुम्हें सुनने में आ जाएगा। वो जैसे फ्रेश वगैरह होके आ रही थी, उनको एक कागज कोई दूर से फेंक के मारता है। वो जैसे पीछे पलट के देखते हैं तो दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वो आवाज लगाने की भी कोशिश करते हैं कि कोई है क्या यहाँ पे, किसने मेरे ऊपर ये कागज फेंका, हाँ जी कोई आसपास हो। पहले तो उनको लगा कि पीछे तो कोई नहीं है, तो ये पेपर कहाँ से आ गया। ऐसे भी नहीं है कि कोई पुराना पेपर है, पूरा फ्रेश पेपर में कोई कुछ लिख के गया है ऐसा लग रहा है। तो उनको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आता है, वो कागज को हाथ में लेते हैं और खोल के पढ़ने लग जाते हैं। पढ़ने में तो वहां पे कुछ समझ में उनको आता नहीं है, और फिर वो इग्नोर करते हैं, फेंकते हैं उसको, निकल जाते हैं। फिर वो घर आ जाती है और बाकी कामों में लग जाती है। इसके बाद होता है साबुत मचा। देखो लोग यहाँ पे एक चीज और नोटिस करते हैं, जो रचना ताई पहले सबके साथ बढ़िया तरीके से बात करती थी, अभी उनके बर्ताव तुरंत ही बदलने लग गया था। अचानक से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गई थी। धीरे धीरे करके ये चिड़चिड़ापन गुस्से में तब्दील हो जाता है। अभी तो वो सीधे मुंह किसी से बात नहीं कर रही थी, कोई कुछ बोल रहा था उसको सुना दे रही थी। ये लोग उनके घर वालों से भी बात करने लग जाते हैं कि ये आपकी बेटी कैसे कैसे हरकतें वगैरह कर रही। तो उनके घर वाले बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि ये जो आप कैरेक्टर बता रहे हैं ये तो हमारे बेटी का है ही नहीं। हमारी बेटी तो बहुत ज्यादा घुल मिल के रहती है, सबसे प्यार से बात करती है, ऐसा तो अर्चना बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे वो बताते हैं कि उनका जो ताऊ जी है ना, धीरे धीरे करके उनका तबीयत बहुत ज्यादा डाउन जा रहा था। वो हर वक्त बीमार होने लगे थे और काफी ज्यादा पतले भी होने लगे, इतना ज्यादा पतला कि मानो उनके शरीर में बस हड्डी बचा हो और स्किन पूरा दिख रहा है उनका पतला सा। मतलब काफी ज्यादा बुरा हाल हो रहा था उनके ताऊ जी। तन्मय बताता है यहाँ पे धीरे धीरे करके सब आंखों के सामने तवा होने लगा। ताऊ जी को डॉक्टर दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दवाई चल रहा है, फिर भी कुछ भी सही नहीं हो रहा है। 6 बजे के बाद अपने ही कमरे से निकलना बंद करवा दिया गया था। एक दिन ताई रात को दिया पकड़ के जंगल की तरफ निकल जाती। मम्मी पापा और दादी जी उनके पीछे पीछे चुपके से जाने लग जाते। काफी ज्यादा अंधेरा था और सन्नाटा काफी ज्यादा हुआ था। टाइम 11:30 के लगभग हुआ था। उस टाइम पे लोग 8:30 बजे सो जाया करते थे। 11:30 मतलब मिडनाइट ही मान लो। तो पहले तो जंगल के बीचों बीच वो पहुंच जाती है ताई, तो वो साड़ी उतार के एक जगह पे रख देती है और हाथों के बल वो खड़े हो जाती है, पैर ऊपर हाथ नीचे। और सामने एक फील्ड जैसा था, वहां पे चलते चलते वो आगे जाती है और बोटी वगैरह कुछ पड़ा रहता। वो उल्टा होके वो सारा चीज खाने लग जाती है। वो लोग एक चीज नोटिस करते हैं, उस दिन मूनलाइट था, मतलब पूर्णिमा का रात था। इतना ज्यादा डर लग जाता है उनको, ताई को उसी हाल में छोड़ के चले आते हैं। जब ये लोग घर आ जाते हैं और बच्चे लोग सारे सोए हैं और वो लोग बात करने लग जाते हैं, ये सब क्या चल रहा है, शायद रचना पागल हो गई है, शायद रचना का दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, उसीलिए ऐसा उल्टा सीधा चीजें वो कर रही है। पर दादी यहाँ पे कहती है कि रचना तो पहले ऐसे थी ही नहीं। और ऐसे डिस्कशन वगैरह रात भर चलता है, कोई सोता भी नहीं है। और देखते देखते सुबह के 4 बजे रचना ताई वापस आ जाती और उस टाइम पे वो काफी ज्यादा भयंकर दिख रही थी। उनका उल्टा सीधा लपेटा हुआ साड़ी, बिखरा हुआ बाल, मुंह से बदबू मार रहा है। बाकी घर वाले उनको घूरे ही जा रहे हैं, पर उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मानो जैसे कि वो अपने होश में ही नहीं है। वो चलते चलते घर के अंदर जा रही, फिर वो सीधे जाके अपने कमरे पे घुस जाती। इनका घर का हालत बस से भी बदतर हुआ जा रहा था। यहाँ पे दादी और दादाजी बात करने लग जाते हैं, कुछ तो सॉल्यूशन यहाँ पे निकालना पड़ेगा। फिर क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं, वो गाँव में जो जंगल है, जंगल के आसपास ही एक घर है, एक अम्मा अपने परिवार के साथ रहती है। ये लोग सारे मिलके वहां पे जाने का डिसाइड करते हैं और पहुंच जाते हैं वहां। जैसे ही वो गेट खोलते हैं ना, अम्मा बोलते हैं तुम्हारा ही इंतजार था, आ जाओ अंदर। मानो जैसे अम्मा को सब कुछ पहले से ही पता हो। फिर वो यहाँ पे बताते हैं। ये सब देख के मम्मी और दादी काफी ज्यादा चौंक जाती। इनको कैसे पता कि हम यहाँ पे आने वाले हैं, हम किस रीजन से आ रहे हैं। काफी ज्यादा यहाँ पे क्रीपी वाला माहौल बन रहा। दादी जस्ट यहाँ पे पूछने वाली थी, अम्मा आपको कैसे,
तो इतने में ही अम्मा बोलने लग जाती है, ये तो अच्छा है कि तुम आज रात से पहले तुम यहाँ पे पहुंच गए। वो जो तुम्हारा बेटा है आज ही खत्म होने वाला था। यहाँ पे ताऊ के बारे में बात चल रहा है कि ताऊ का हालत तो तुम्हें पता ही है कितना ज्यादा खराब हुआ पड़ा था, शरीर में बस हड्डी ही बचा था। यहाँ पे अम्मा बताती है कि आज आखिरी दिन है, आज अगर रचना अपना रिचुअल कंप्लीट कर देती है हमेशा हमेशा के लिए एक टर्न बन जाएगी, और जो तुम्हारा बेटा है आज के दिन ही उसका बलि चढ़ने वाला है। जो भी तुम्हारे हाथ में टाइम है आज ही का है, आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। ये सुन के इनके पैरों तले जमीन हिल जाता है। थोड़ा सा अजीब भी था कि इनको ये सारा चीजें कैसे पता है कि रचना रात को जंगल जाती है, उनके घर का जो बेटा है काफी ज्यादा बीमार पड़ा है, सब कुछ मतलब सब कुछ पता है इनको। कि यहाँ पे उनके मम्मी और दादी जी हड़बड़ा के घबराते हुए पूछने लग जाते हैं, फिर बताइए हमारा क्या सॉल्यूशन है, कैसे इस सबसे निवारण हो सकता है। अम्मा बताती है यहाँ पे रचना का कोई भी गलती नहीं है, वो तो खुद ही यहाँ पे शिकार हुई है। मानो जैसे मछली को चारा दिया जाता है ना, ये रचना ताई वही चारा थी। और इसके साथ जो भी हो रहा है ना ये काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर टाइम पे ये सारा चीज सही नहीं किया गया तो हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ तबाह हो सकता है। बात है 60 से 70 साल पहले का, जब ये गांव ढंग से बसा भी नहीं था। उस टाइम पे एक औरत थी और आदमी ये गांव पे रहते थे। जो औरत थी उसका कोई बच्चा नहीं था और ये सारा उल्टा हरकतें वगैरह वो ही करती रहती थी। हाथों के बल उल्टा पैर खड़े होके चलने लग जाती थी और पोटी वगैरह खाती थी। ये सारे उल्टा हरकतें उस टाइम पे वो करती थी। ये एक अलग ही किस्म का रिचुअल है। ये सारे रिचुअल फॉलो करके उसको काफी ज्यादा पावर मिलता था। वो ब्लड वगैरह सॉक करती थी और हवा से तेज भागने लग जाती थी। पहले तो वो अपने पति का ही ब्लड पिया करती थी, जिसके कारण उसका पति पूरा सूख के काट बन गया। बोलने का मतलब पूरा हड्डी पकड़ लिया था उसका पति ने। ऐसे हो के उसका भी डेथ हो गया था। ह्यूमन सोसाइटी में इसी तरीके से एंटर कर गई थी शादी करके, और यहाँ पे उसको खून वगैरह पीने को मिल जाता था, और ऐसे करके वो काफी ज्यादा पावरफुल होती जा रही थी। गांव वालों को तो पता चल रहा था कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ चल रहा है। एक दिन लोगों ने वो औरत को पकड़ा और हमेशा हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया। लोगों ने ये डहानी को तो निकाल दिया, पर उनको ये नहीं पता था ये डहानी लोग अपना वंश को आगे बढ़ाते रहते। ये अपना वंश 2-3 प्रकार से आगे बढ़ाते। कोई तो खुद से आके बोले मेरे को ये सिद्धि करना है, तो ये लोग कुछ मंत्र वगैरह देख के उसको बना देते डहानी। या फिर अगर उनको वंश बढ़ाना रहता है ना, वो किसी के कान पे आके कुछ वो मंत्र चैंट कर देते हैं, तब भी वो सामने वाले पे असर हो जाता है। एक और आखिरी तरकीब, जहाँ पे वो एक पेपर पे लिख के वो मंत्र कहीं पे डाल देते हैं। अगर गलती से तुमने वो पढ़ा तो तुमको भी पता नहीं चलेगा कब तुम खुद ही बदल जाओगे एक डहानी बन के। ये लोग ऐसे नए नवेली दुल्हन को शिकार बनाते हैं। ऐसे ही रचना ताई के साथ हुआ। एक मंत्र कोई फेंक के मारा और वो कागज उठा के पढ़ ली, और उसके बाद वो अपने बस में तो थी ही नहीं। अम्मा जो थी यहाँ पे बताती हैं कि इसका निवारण क्या है, और इसको आज ही के रात करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा, नहीं तो खत्म सब कुछ। आज तो पहले रचना ताई और ताऊ को एक साथ सोने मत देना। रचना आज अपने पति को रात में मारेगी और वो अपना रिचुअल फॉलो करने जाएगी। जब रचना को अपने पति उसके पास नहीं मिलेगा, फिर भी वो जाएगी रिचुअल फॉलो करने। रिचुअल फॉलो करके मारने की कोशिश करेगी। जैसे ही वो साड़ी खोल के रिचुअल फॉलो करने लगेगी, उसी दौरान तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो साड़ी को लाके जलाना पड़ेगा। अगर एक चीज का ध्यान रखना, अगर गलती से भी रचना को ये सारा चीज के बारे में पता चलता है या फिर रिचुअल फॉलो करते टाइम उसको हल्का सा भी भनक पड़ता है, तो हो सकता है वो तुम्हारे जान भी ले ले। अम्मा एक और बार इस चीज पे गौर फरमाती, ध्यान रखना अगर गलती से भी हल्का सा भी एहसास हो गया कि आसपास कोई है, वो तुरंत ही उसको जान से मार देगी, ध्यान रखना। अम्मा का बात को ध्यान रख के ये लोग सारा रिचुअल फॉलो करने के लिए तैयार थे। रात में एक मसाल लेके मिट्टी का तेल लेके निकल जाता है। जब वो रिचुअल फॉलो करने के लिए साड़ी उतारी, उसी दौरान ये रिचुअल फॉलो करने से पहले उसको साड़ी को लेके मिट्टी के तेल से जलाना पड़ेगा। घर पे जो 3 बच्चे हैं उनके साथ चाची रहती है, और ताऊ जी को लेके चाचा निकल जाते हैं शहर के लिए, ताकि ताऊ जी का जान बच जाए। पहले पापा और दादी ठीक रात के 11:30 बजे निकल जाते हैं जंगल की तरफ। अमावस की रात थी, चारों तरफ पूरा अंधेरा, ना चंदा है ना रोशनी कोई भी। मम्मी और पापा और दादी, उनको इस बात का भी वहां पे डर है कि गलती से भी रचना ताई पीछे मुड़ के देख ना ले। जैसे ही रचना ताई धीरे धीरे करके जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है, वहां पे जाते ही अपने कपड़े वगैरह निकाल के साइड में रखती है और हाथों के बल खड़े हो जाती है। वही पूप वगैरह खाना शुरू कर देती है।
पापा को दूर में एक जगह पे खड़े करके रख देते हैं और मम्मी और दादी जी आगे जाती है उनके पीछे पीछे। जैसे ही ताई जी ये रिचुअल फॉलो करने लग जाती है, मम्मी जी को करना ये था कि एक लंबा सा रस्सी था जिसपे केरोसिन पहले से ही डाला रखा, एक रस्सी का हिस्सा लेके वो साड़ी के पास पहुंचेगी। रस्सी का एक हिस्सा पापा के पास होगा, बीच में दादी जी खड़ी रहेंगी। दादी जी जैसे ही आवाज लगाएंगे, पापा इधर से माचिस जला के वो रस्सी को जला देंगे और दूसरा जो मुंडी है रस्सी का वो मम्मी के हाथों पे है। वो रस्सी लेके वो कपड़े के ऊपर रख देंगे, ये रस्सी जलते जलते वो कपड़े भी जल जाए। इस तरीके से ये लोग प्लान करके आए थे। मम्मी भी यहाँ पे काफी ज्यादा घबराई हुई थी। ऐसे ही घबराहट के हालत में जब मम्मी रस्सी पकड़ के कपड़े की तरफ फेंकती है, हल्का सा रस्सी का हिस्सा रचना ताई को भी लग जाता है। इतने में ही वो अलर्ट हो जाती है और मम्मी के ऊपर अटैक कर लेती। दादी इतने में ही चिल्लाते हुए बोलते हैं जला दे। पापा उधर से तुरंत ही आग लगाते हैं और देखते ही देखते रचना ताई का जो साड़ी था वो जलने लग जाता। इधर रचना ताई मम्मी के ऊपर अटैक करते करते ही बेहोश हो जाती। इधर मम्मी काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है क्योंकि जो अटैक था ना वो काफी ज्यादा ब्रूटल था और जख्म काफी ज्यादा गहरा था। और तुरंत ही मम्मी को लेके हॉस्पिटल ये लोग चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे तन्मय का कहना है ये घटना के बाद ये जो घाव रचना ताई ने यहाँ पे चेस्ट के पर्सन पे दिया था, मम्मी का ये घाव बढ़ते बढ़ते लगभग 6 महीने से भी ज्यादा लग गए। गांव वालों का कहना है कि यहाँ पे तो इनका मम्मी बच गई। काफी सिनेरियो में ऐसा होता है, ये जो डहाड़ी होते हैं ना ये सीधे दिल पे वार करते हैं और दिल को निकाल लाते हैं सीधा। कुछ केसेस में डेड बॉडी को जब सर्वे करते हैं ना पता चलता है कि अंदर हार्ट ही नहीं है। इस घटना के बाद इनके परिवार में एक दहशत का माहौल बन गया। आप गूगल पे भी सर्च करके ये लोकेशन को चेक कर सकते हो। अभी भी वो गांव पे वो पीपल का पेड़ है और अभी भी वो डर का माहौल है। और भी ऐसे स्टोरी सुनने के लिए चैनल को फॉलो कर दो। अपने दोस्तों के साथ ये हॉरर स्टोरी को शेयर करके उनको भी डर का एहसास करवा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपने साथ हुए रियल हॉरर इंसिडेंट को ये मेल के द्वारा मेरे को सेंड करो। नेक्स्ट वीडियो में आपका स्टोरी मैं अपने आवाज में बताऊंगा।